सब कुछ एक सिटी में शुरू होता है जो पूरी तरह केओस में डूबी हुई है और लोग हर जगह डेस्परेशन में चिल्ला रहे हैं। तभी हमारे यंग मैन को रियलाइज होता है कि बातें कितनी सीरियस हैं और अपने आप से कहता है कि उसे जल्दी करनी चाहिए। इस दौरान बालकनी पर कोई बंदा शिकायत कर रहा है कि उसकी कॉफी बहुत कड़वी है, अपने ठीक नीचे के मॉन्स्टर्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। एक लैपटॉप पर लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने वाला कोई चिल्लाता है कि उसने न्यूज़ पर देखा कि लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट को कोई परवाह नहीं लगती, वो बस अपने टीममेट्स के शोर की शिकायत करता है। फिर वो अपने टीममेट से, जिसकी हेल्थ कम है, पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड पास में है, ताकि उसे थोड़ा लव बाइट दे सके। दोस्त जवाब देता है कि वो ज़रूर साइकिक होगा, क्योंकि वो वाकई में उसे उसी पल काट रही है। फिर हम उस लड़के की गर्लफ्रेंड को देखते हैं और वो उससे कहता है कि जो वो कर रहे हैं उसे रोके नहीं। हालांकि जब वो पलटता है, लड़का अपनी लड़की को एक अजीब क्रीचर में बदला हुआ देखता है और पूरी तरह डर जाता है। टीम में डेस्परेशन में मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चिंता ना करने को कहता है। और ऐसे ही वो अपनी बेकार टीम से छुटकारा पाता है और जीत हासिल करता है। लेकिन तुरंत बाद उसे जोर से आवाज सुनाई देती है। कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। अपना परिचय उसकी पड़ोसिन लुई वई के रूप में देती है और उसे खोलने के लिए भीख मांगती है। जब वो जवाब देता है, उसे अपनी डरी हुई पड़ोसिन बाहर के कुछ पागल लोगों से छिपने के लिए मदद मांगती हुई मिलती है। एमसी कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर, और उसे पहले अपनी आंखें बंद करने को कहता है। लड़की सहमत हो जाती है, उसे धन्यवाद कहती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसकी कही हर बात मानेगी। अचानक वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक तेज और निश्चित वार से लड़की पर हमला करता है। ऐसे ही वो ज़ॉम्बी पड़ोसिन को नीचे गिरा देता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन एलिमिनेशन की पुष्टि करता हुआ पॉपअप होता है। उसके बाद यंग मैन जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि और मुश्किल उसके घर के अंदर ना आ सके। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमारा एमसी समझाता है कि वो कोई चोजन वन नहीं है, बल्कि बस एक आम आर्किटेक्ट है। वो आगे कहता है कि एक हादसा उसे इस अपोकलिप्स में घसीट लाया, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। फिर उसे याद आता है कि जब उसने अपनी पड़ोसिन की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बदल गई और उसे गर्दन पर काट लिया। जैसे ही वो पूरी तरह से जाने वाला था, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसके साथ एक स्क्रीन दिखाई दी जो उसके स्टैट्स दिखाते हुए थी, और उसने ध्यान दिया कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई थी। वर्तमान में वापस वो रियलाइज करता है कि अपनी पड़ोसिन को मारने का इनाम सिस्टम में 1 पॉइंट था। हालांकि शोर एक और मॉन्स्टर को आकर्षित करता है, जो जमीन पर लड़की को खाना शुरू कर देता है। अजीब मल्टी आइड क्रीचर फिर हमारे यंग मैन की मौजूदगी को देखता है और उसकी तरफ मुड़ता है। बिना दूसरा पल सोचे मॉन्स्टर प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ता है ताकि उसे अपना अगला खाना बना सके। लेकिन हमारा लड़का उसे एक ही साफ शॉट से एलिमिनेट कर देता है और एक और पॉइंट अर्जित करने के लिए नोटिफिकेशन मिलता है। फिर वो पड़ोसिन को देखता है, सोचता है कि वो उसे वहां ज्यादा जॉम्बीज को आकर्षित करने के लिए नहीं छोड़ सकता। कुछ देर बाद हम उसे थका हुआ देखते हैं। उसके चारों ओर मॉन्स्टर्स का ढेर है, जिन्हें उसने अकेले ही हराया है। फिर वो जमीन पर कुछ अजीब देखता है और हैरान होता है कि उसकी पड़ोसिन का शरीर क्यों गायब है। तभी हमारे एमसी को रियलाइज होता है कि उसे पहले ही काट लिया गया होगा, और आह भरता है, सोचता है कि ये एक प्रॉब्लम होने वाली है। हॉलवे में गड़बड़ी देखकर वो शिकायत करता है कि सब कुछ बदबू देगा और ये बुरा होगा अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया। इसके साथ हमारा यंग मैन सभी बॉडीज को एक साथ बांधने का फैसला करता है ताकि वो उन्हें एक ही बार में हटा सके। फिर वो जॉम्बीज के बड़े बंडल को अपने अपार्टमेंट से बाहर घसीटना शुरू करता है, लेकिन आधी दूरी पर वो रुक जाता है जब उसे एक अंधेरे कॉरिडोर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आगे वो किसी की सिलुएट व्हील चेयर में देखता है और हाई अलर्ट पर चला जाता है। व्यक्ति अपने आप को एक अजीब मल्टी आइड क्रीचर जाहिर करता है, जो एक बहुत ही भयानक दहाड़ निकालता है। बिना समय गवाए क्रीचर हमारे यंग मैन की तरफ दौड़ता है ताकि उसे हमला करने की कोशिश कर सके। हालांकि हमारा एमसी आसानी से अपना बचाव करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है, अपने पड़ोसिन को पहचानते हुए। मॉन्स्टर को हराने के बाद वो मजाक करता है कि बूढ़ा आदमी खास तौर से उसे एक व्हीलचेयर देने आया था। हमारा एमसी बंधी हुई बॉडीज को चेयर में रखता है और अपने गुजर चुके पड़ोसी को अनएक्सपेक्टेड मदद के लिए धन्यवाद देता है। बॉडी से छुटकारा पाने के बाद वो व्हीलचेयर अपार्टमेंट 203 के सामने छोड़ देता है। बाहर आने पर वो सोचता है कि भले ही उसे अपोकलिप्स पर विश्वास नहीं था, उसे सप्लाईज इकट्ठा करने की जरूरत है। बॉडीज को देखते हुए यंग मैन शिकायत करता है कि अकेले रहना बेकार है, क्योंकि उसे मदद करने के लिए कोई नहीं है। उसी पल वो अपना सर घुमाता है जैसे उसे किसी ने देखा हो। बालकनी पर वो एक टकले आदमी को देखता है और उसे एक पड़ोसिन के शरारती बेटे के रूप में पहचानता है। टकला आदमी उसकी तरफ एक अजीब मुस्कान के साथ घूरता है, जो कोई अच्छे वाइब्स नहीं देता। एमसी को याद आता है कि इस लड़के ने उसे पहले एक चोरी की गई बाइसिकल पर बुली किया था।
वर्तमान में वापस यंगमैन ठंडे तरीके से पूछता है कि क्या पड़ोसी को उससे कुछ चाहिए। टकला आदमी उसकी हिम्मत से हैरान है और हैरान होता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स को आकर्षित करने से नहीं डरता, लेकिन वो सोचता है कि ये वाकई में एक अच्छी बात है और अपने फायदे के लिए लड़के का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। टकला आदमी फिर एक साइन पकड़ता है जिस पर यंग मैन को खाना लाने को कहा गया है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। प्रोटैगनिस्ट बस मुड़ जाता है और बिना किसी समझाए रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। वो लड़के के अनएक्सपेक्टेड नएपन से स्पष्ट रूप से नाराज है। वो एक नया अप्रोच ट्राई करता है, उसे शेल्टर और अपने साथ एक सीक्रेट बेस पर जाने का मौका देता है। हालांकि हमारा यंग मैन एक बार फिर बिना दूसरा पल सोचे आदमी के ऑफर को मना कर देता है। इस पर टकला आदमी गुस्से से भर जाता है और कागज को मसल देता है। सोचता है कि हमारा लड़का नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो चिल्लाता है कि वो हमारे एमसी की विश पूरी करेगा और बैल्कनी से चीजें फेंकना शुरू कर देता है। प्रोटैगनिस्ट शांत और स्थिर रहता है जब प्लेट के टुकड़े उसके चारों ओर टूटते हैं। शोर कुछ मॉन्स्टर्स को आकर्षित करता है जो हमारे यंग मैन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो पलक भी नहीं झपकता। टकला पड़ोसी ताना मारता है और पूछता है कि क्या वो भाग भी नहीं सकता। सिचुएशन पर हंसता है। एक तेज मूव से हमारा एमसी दोनों क्रीचर्स को नीचे गिरा देता है और एलिमिनेशंस के लिए सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त करता है। ये देखकर टकला आदमी शॉक्ड हो जाता है और हैरान होता है कि वो अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर वो आखिरी मॉन्स्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि लड़का उसकी बात न मानने पर पछताएगा। लेकिन हमारा एमसी पहले ही क्रीचर को पकड़ चुका था और उसे अपने कंधों पर कॉन्फिडेंस भरी नजर से उठाए हुए है। फिर वो मॉन्स्टर को बैल्कनी की तरफ फेंक देता है और पड़ोसी को कहता है कि उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। टकला आदमी जैसे से भयभीत हो जाता है और डेस्पिरेशन में चिल्लाता है, फ्लाइंग ज़ॉम्बी के साथ क्या करना नहीं जानता। क्रीचर फिर उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है जबकि वो डर से जमा हुआ है। इस दौरान हमारा यंग मैन अपनी बाइक पर दूर चला जाता है अपने पड़ोसी की चीखों को बाई कहते हुए। वो अपना रास्ता जारी रखता है, एक सुपरमार्केट से गुजरता है और कुछ ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करने के लिए पॉइंट्स अर्जित करता है। स्टोर के अंदर वो सप्लाईज का एक बैग पकड़ता है और कैशियर को कहता है कि वो ये सब ले जा रहा है। अपने रास्ते पर वापस आते हुए वो सोचता है कि सप्लाईज और घेराबंदी चलनी चाहिए, लेकिन उसे एक बेहतर हथियार चाहिए। एक किचन नाइफ इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है और वो ये अच्छे से जानता है। सड़क को देखते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है और पास आते हुए एक व्हीकल की लाइट्स देखता है। हैरान होता है कि ये क्या है। इंजन का शोर आखिरकार ज़ॉम्बीज के एक बहुत बड़े झुंड को आकर्षित करता है जो सड़क की तरफ दौड़ता है। फिर हमारा यंग मैन अपने आप को एक बड़ी बस के सामने खड़ा पाता है जो ठीक उसके पास आकर रुक जाती है। वो तेज हेडलाइट से अपनी आंखों को बचाता है और लगता है कि वो व्हीकल के अंदर कौन है उससे पहचानता है। एक फ्लैशबैक में हम एक औरत को एक आदमी से एक बच्चे से छुटकारा पाने के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। पिछली सीट पर एक छोटा लड़का टेडी बेयर को गले लगाकर रोता है, अपनी माँ और फैन को पुकारता है। औरत रोने से परेशान हो जाती है और लड़के पर चिल्लाती है, उसे मारने की धमकी देती है अगर वो चुप नहीं हुआ तो। फिर वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ती है और ड्राइवर को रुकने को कहती है ताकि वो उसे डिसिप्लिन कर सके। इसके साथ आदमी व्हीकल का कंट्रोल खो देता है और वो एक अनिवार्य टक्कर की तरफ बढ़ते हैं। छोटा लड़का डर में देखता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं जैसे ही दृश्य सामने आता है। और ऐसे ही उनकी कार पूरी ताकत से बस से टकराती है जिससे एक बड़ा कोलिजन होता है। वर्तमान में वापस बस ड्राइवर मजाक में पूछता है कि क्या हमारा यंग मैन राइड चाहता है, लेकिन वो जल्दी ही अपना इरादा बदल देता है और कहता है कि वो उसे राइड नहीं दे रहा है। हंसते हुए उसे ज़ॉम्बीज के लिए छोड़ देता है। प्रोटैगनिस्ट हालांकि हिलता नहीं है और बस व्हीकल को घूरता रहता है अपनी छुरी को जोर से पकड़े हुए। बस के अंदर चश्मे वाला एक स्टूडेंट कहता है कि उन्हें हमारे यंग मैन की मदद करनी चाहिए। ड्राइवर फिर एक छुरी निकालता है और नट को उसे ये बताने की कोशिश करने पर धमकी देता है कि उसे क्या करना चाहिए। ड्राइवर स्टूडेंट को धमकी देता है, कहता है कि वो पहले स्टूडेंट्स का फायदा उठाता था लेकिन अब वो इंचार्ज है। एक बुले स्माइल के साथ वो कहता है कि क्योंकि नट बहुत दयालु है वो उसे एमसी के साथ भेजेगा। जैसे ही नट को बस से फेंका जाता है, बुली तेज हो जाता है। रियर व्यू मिरर से आप देख सकते हैं कि हमारा यंग मैन अब भी उसी जगह पर खड़ा है, सब कुछ देख रहा है। ड्राइवर उसमें ताना मारता है, सोचता है कि लड़का बेवकूफ है जो विश्वास करता है कि वो छुरी से लड़ सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट विश्वास के साथ कहता है कि यहाँ गिरने का कोई सवाल नहीं है। फिर उसे अपनी माँ याद आती है जिसने वादा किया था कि वो तब वापस आएगी जब वो एक अच्छा और बहादुर अडल्ट बन जाएगा। उस वादे को पूरा करने के लिए निश्चित हमारा एमसी एक दृढ़ नजर और सटीक मूव के साथ एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी किचन नाइफ को बस की तरफ फेंकता है। छुरी हवा में उड़ती है और सीधे व्हीकल के पिछले टायर पर लगती है और उसे तुरंत फोड़ देती है। इसके साथ बस कंट्रोल खो देती है और जोर से एक पोल से टकराती है जिससे विंडशील्ड टूट जाता है। ड्राइवर बाहर फेंका जाता है और जमीन पर गिर जाता है, दर्द में तड़पता है और मदद के लिए भीख मांगता है। हमारा यंग मैन अपनी बाइक से पास आता है और आदमी मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, मानता है कि वो गलत था। हमारा एमसी कहता है कि उसे अफसोस नहीं है, बस अकेले ही अपना अंत मिलने से डर रहा है। हंसते हुए वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके ज़ॉम्बी दोस्त आ गए हैं और वो उन्हें अकेले छोड़ देगा ताकि वो थोड़ा मजा कर सकें। ड्राइवर कंफ्यूजन में चिल्लाता है, नहीं समझ पा रहा कि यंग मैन क्या कह रहा है और डेस्परेशन में मदद के लिए भीख मांगता है।
तभी मल्टीपल आइज वाला एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और उस पर बिना दया के हमला करता है, जबकि वो दर्द में चिल्लाता है। जल्द ही ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड बस को घेर लेता है और ड्राइवर पूरी तरह से उनके द्वारा डेवर कर लिया जाता है। हमारा यंग मैन अपनी बाइक से अपना रास्ता जारी रखता है, पीछे नहीं देखता, कियोस्क को होने देता है। एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है, दिखाता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतने सबके बाद काफी बढ़ गई है। अचानक एक औरत एक बच्चे के साथ बिल्डिंग की खिड़की से उसे पुकारती है, उसे रुकने को कहती है। वो अपनी बाइक रोकता है और पूछता है कि वो क्या चाहती हैं। ध्यान देता है कि छोटी लड़की बहुत भूखी लगती है। औरत घुटनों के बल बैठ जाती है और थोड़ा खाने के लिए भीख मांगती है। समझाती है कि उसका पति गुजर गया है और उनके पास कुछ नहीं है। फिर वो उसे कुछ कद्दू और खरबूजा ऑफर करता है, जिससे औरत प्रपोजल से हैरान रह जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है और लगता है कि उसे उसके अपार्टमेंट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। उसे औरत के पीछे दीवार पर लटकी हुई एक बहुत ही कूल डेकोरेटिव तलवार दिखाई देती है। औरत समझाती है कि उसके स्वर्गीय पति की थी और तलवार को सुरक्षा के रूप में उसे ऑफर करती है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और औरत को उसकी दयालुता और नए हथियार के लिए धन्यवाद देता है। वो अलविदा कहता है और चला जाता है, जबकि छोटी लड़की अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो आदमी थोड़ा अजीब नहीं था। बाहर आने पर वो अपनी नई तलवार की प्रशंसा करता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा। लेकिन अचानक एक औरत बिल्डिंग के एक ऊंचे फ्लोर से कूद जाती है। हमारा लड़का जमीन पर औरत को देखते हुए पूरी तरह दंग रह जाता है, जिसने अभी कूदकर जान दे दी। एक बिल्डिंग में हम एक लड़के को शिकायत करते हुए देखते हैं कि एक लड़की ने उसे रेजिस्ट किया और अब उसे कोई अंदाजा नहीं कि उसे उसकी तरह की दूसरी कब मिलेगी। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर यंग वुमन की बॉडी को नीचे देखता है और ध्यान देता है कि गुजरने से पहले वो बहुत कुछ से गुजरी थी। फिर वो लड़की की आंखों में नजर देखता है और याद करता है कि उसके पिता का भी वही एक्सप्रेशन था जब उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक गुस्से भरी नजर के साथ हमारा हीरो फिर ऊपर वाले आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी हैरान होता है कि क्या सड़क पर अब भी लोग हैं और क्या सारे ज़ॉम्बीज़ अभी साफ नहीं हुए। विलन फिर चिल्लाता है कि बिल्डिंग उसका इलाका है और वो वहां किसी भी औरत के साथ जो चाहे कर सकता है। इस पल में हमारा एमसी फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो वो माँ और बेटी जिनसे वो मिला था वो खतरे में है। ज़ॉम्बीफाइड वुमन अपने कष्ट से मुक्ति पाने से पहले फुसफुसाती है कि वो आदमी 5th फ्लोर पर रहता है और हमारा हीरो उसे अपनी बाहों में उठाता है। ये देखकर टकला आदमी ताना मारता है और हैरान होता है कि क्या लड़का लड़की को घर ले जाकर मजा करेगा। फिर वो आगे चिल्लाता है कि हमारा यंग मैन चला जाए इससे पहले कि वो सच में परेशान हो जाए। अपने अपार्टमेंट में वापस ठग एक ड्रिंक गटकता है और अपोकलिप्स के दौरान एक इडियट से टकराने पर अपनी बदकिस्मती की शिकायत करता है। लेकिन वो फैसला करता है कि वो बाद में बिल्डिंग में दूसरी औरतें खोज लेगा, अपना गुस्सा निकालने और सिचुएशन के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। अचानक आदमी अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉक सुनता है और हाई अलर्ट पर चला जाता है। फिर वो एक बेसबॉल बैट पकड़ता है और हैरान होता है कि क्या दरवाजे पर नॉक करने वाला कोई ज़ॉम्बी हो सकता है। फिर वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर हॉलवे में ज़ॉम्बीज हैं तो नई लड़कियां ढूंढना मुश्किल होगा जिनसे वो पंगा ले सके। पीपहोल के माध्यम से देखते हुए आदमी ठीक उसके सामने ज़ॉम्बी लड़की के डरावने चेहरे से आमने सामने हो जाता है। आदमी पीछे लड़खड़ाता है, जो उसने अभी देखा उसे पूरी तरह भयभीत हो जाता है। बाहर हमारा हीरो ज़ॉम्बी के हाथ का इस्तेमाल नॉक करने के लिए कर रहा है और कहता है कि मुझे पता है तुम अंदर हो। विलेन चैन की सांस लेता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये बस वो लड़का है। नाराज उसे भग जाने को कहता है। फिर एक ईविल ग्रिन के साथ वो सोचता है कि उसने जानबूझकर चिल्लाया था ताकि ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सके और अपने आप को इसके लिए जीनियस मानता है। लेकिन अचानक दरवाजा जोर से खुल जाता है और टकला विलेन यंग मैन की ताकत से दंग रह जाता है। हमारा यंग मैन फिर अंदर कदम रखता है और विलेन हैरान होता है कि उसने सिक्योरिटी डोर कैसे तोड़ा और क्या वो इंसान भी है। अपार्टमेंट के चारों तरफ देखते हुए हमारा हीरो अजीब चीज नोटिस करता है, इक्विपमेंट जो आदमी ने लड़की पर इस्तेमाल किया। प्रोटैगनिस्ट फिर लड़की की बॉडी को नरमाई से जमीन पर रख देता है और विलेन चिल्लाता है, पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया। अपने आंखें चमकते हुए हमारे यंग मैन समझाता है कि वो उसे यहाँ लाया ताकि वो मार देख सके जो बाल्डी को मिलने वाली थी। कुछ देर बाद हम प्रोटैगनिस्ट को विलेन को एक पुलिस स्टेशन तक घसीटते हुए देखते हैं। बॉल गाय घबराना शुरू कर देता है, पूछता है कि हमारा हीरो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारा एमसी फिर पूछता है कि क्या ये नॉर्मल नहीं है कि क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए लाया जाए जबकि आदमी उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। हमारा हीरो पुष्टि करता है कि उसने ज़ॉम्बी मूवीज देखी हैं और विलेन कहता है कि उसे जिंदा रहने का तरीका पता होना चाहिए। फिर एमसी बॉल गाय को एक थप्पड़ मारता है और विलेन चिल्लाता है कि मूवीज और बुक्स बस फैंटेसी हैं, अपोकलिप्स की हकीकत नहीं। हमारा हीरो बस विलेन को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देता है और बॉल गाय जोर से जमीन पर गिरता है। बॉल गाय दर्द में चिल्लाता है और हैरान होता है कि हमारा यंग मैन दरवाजे तोड़ने और उसे ऐसे फेंकने के लिए इतना स्ट्रांग कैसे है। फिर वो चिल्लाता है कि उसे यहाँ लाना बेकार है क्योंकि सब लोग पहले ही भाग चुके हैं और उसके कारनामों के लिए उसे सजा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक क्रीपी स्माइल के साथ हमारा एमसी कहता है कि आदमी गलत है और अब भी लोग आसपास हैं। विलन कंफ्यूज होता है और फिर उन्हें घेरे हुए अंधेरे में कई चमकते हुए रेड डॉट्स देखता है। अचानक कई ज़ॉम्बी कॉप्स निकलते हैं और बॉल्ड गाय पर हमला करते हैं, जबकि हमारा यंग मैन थोड़ी दूरी से देखता है।
अगले दिन हमें ग्रुप को एक आर्मर्ड कार में एक लाइब्रेरी में आते हुए देखते हैं, अंदर कैसे जाना है प्लान करते हुए। आदमियों में से एक बूढ़े आदमी माओ से उनका इंतजार करने को कहता है और वो ग्रुप की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित लगता है। एक औरत फिर ग्रुप को लीड करती है और सबको याद दिलाती है कि उनका उद्देश्य मेडिकल बुक्स ढूंढना है। लड़कों में से एक दरवाजे के पास आता है और कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि लाइब्रेरी में कोई ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन ग्रुप की लीडर उसे आगे बढ़ने से रोकती है और उसे एक सीरियस कॉशियस लुक देती है। इसके साथ वो खुद दरवाजे के पास जाती है और पहले एरिया चेक करने के लिए अपनी छुरी का इस्तेमाल करके उसे धीरे से खोलती है। लड़का फिर कहता है कि ये सेफ है और कमेंट करता है कि बिग सिस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रही है। वो उनसे बातें बंद करने और आगे बढ़कर मेडिकल सेक्शन ढूंढने के लिए कहती है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट स्माइल के साथ दरवाजे पर दिखाई देता है, हिलाता है और नए ग्रुप का स्वागत करता है। ग्रुप उसके अचानक दिखने से चौंक जाता है और लड़कों में से एक चिल्लाता है, सोचता है कि हमारा हीरो बोलने वाला ज़ॉम्बी है। वो फिर उनसे शांत होने को कहता है और कहता है कि वो एक जिंदा इंसान है। जबकि ग्रुप उसे शक की नज़र से देखता है, हमारा यंग मैन कहता है कि वो ज़रूर ही पढ़ने आया है और उन्हें एक बुक दिखाता है जो उसने वेजिटेबल फार्मिंग पर ढूंढ निकाली थी। लड़कों में से एक लीडर से फुसफुसाता है कि लड़के की बात में दम है और वो उस पर चुप होने के लिए गुस्सा करती है। फिर हमारा हीरो असुविधा के लिए माफ़ी मांगता है और उन्हें कृपया शांत रहने को कहता है क्योंकि वो लाइब्रेरी में है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, लड़कों में से एक उसकी तलवार पर कमेंट करता है और कहता है कि यंग मैन के दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले लगते हैं। लीडर फिर सबको चुप रहने का आदेश देती है ताकि हमारे यंग मैन के साथ किसी भी तरह की मुश्किल से बचा जा सके। वो पीछे देखती है और उसे महसूस होता है कि ये आदमी वो नहीं है जिसके साथ उन्हें पंगा लेना चाहिए और खोज की रफ्तार तेज करने का फैसला करती है। इसके साथ वो अपने साथियों को जल्दी करने और बुक्स उठाने को कहती है ताकि वो जितना जल्दी हो सके वहां से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो बुक्स लेकर जाने वाले होते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक टेबल पर बैठा हुआ उन्हें रुकने को कहता है। ग्रुप तनाव में आ जाता है, सोचता है कि वो उन पर हमला करने वाला है और औरत पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो फिर समझाता है कि वो बहुत सारी बुक्स ले जा रहे हैं और उन्हें उधार लेने से पहले उन्हें ठीक से चेकआउट करना होगा। पूरा ग्रुप शॉक में है, हैरान होता है कि ये पैसा किस असाइलम से भाग कर आया है जो अब इसकी चिंता कर रहा है। फिर औरत पूछती है कि क्या वो जानता भी है कि बाहर क्या हो रहा है, और अपने आप से सोचती है कि वो ज़रूर ही नॉर्मल नहीं है। हमारा हीरो पुष्टि करता है कि वो ज़ॉम्बीज़ के बारे में जानता है, लेकिन कहता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ के अलावा और कुछ सच में बदला नहीं है। औरत हमारे हीरो के रवैये से पूरी तरह हैरान है और पूछती है कि क्या वो सीरियस है। लड़कों में से एक नाराज़ हो जाता है और कहता है कि हमारा हीरो अपना दिमाग खो चुका है, लेकिन वो बस वो बुक्स लेकर निकलने का फैसला करता है। फिर वो उन्हें चिंता करने को नहीं कहता और अपना परिचय लिनफान के रूप में देता है, मदद की ज़रूरत पड़ने पर ऑफर करता है। ग्रुप पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है यंग मैन के कॉन्फिडेंस और उसके ऑफर से। फिर उसे धन्यवाद कहती है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। सोचते हैं कि वो ज़रूर ही पागल और खतरनाक है। हमारा यंग मैन फैन पीछे छूट जाता है और दुखी होता है कि वो इतनी जल्दी चले गए। उसे उनका नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन वो इसके बारे में भूलकर एग्रीकल्चर पढ़ने पर फोकस करता है ताकि वो खाने के मामले में अपना ख्याल खुद रख सके। लिनफैन ने कंधे उचकाए। अच्छा ठीक है, सुबह का वक्त सीखने के लिए सबसे अच्छा है। अगर मुझे अकेले सरवाइव करना है तो मुझे खेती में महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसी बीच एक डेजर्ट फैसिलिटी के बहुत नीचे हैजमैट सूट्स में साइंटिस्ट तेजी से काम कर रहे थे। अजीब ज़ॉम्बी सेल एक्टिविटी हर दिन थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हैं कि वो इवॉल्व हो रहे हैं? कुछ हद तक। छोड़ो उसे, मैं जानना चाहता हूँ क्या हम एक एंटीबॉडी बना सकते हैं? नहीं, ये वायरस किसी भी ऐसे वायरस से अलग है जो हमने पहले देखा है। ये तो नोन स्ट्रेन्स के आसपास भी नहीं है। आपने ज़ॉम्बी जीन के बारे में सुना है? आपका मतलब है कि ये लोग मर गए और दूसरे रूप में वापस जिंदा हो गए? सिटी में वापस। लिनफैन ने खेती की किताब बंद की और अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस लौट आया। उसे पौधे लगाने के लिए जमीन का एक खुला टुकड़ा मिला जो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन वो एरिया पब्लिक प्रॉपर्टी थी। वहां पौधे लगाने से जॉम्बीज या गुस्से में आए पड़ोसियों का ध्यान जा सकता था। तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं लिनफैन हूँ, सनशाइन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग 2 यूनिट 704 का निवासी। अब से मैं यहाँ सब्जियां लगाऊंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसा अनुमान था, उसका चिल्लाना आसपास के हर ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर गया। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स में थे वो भी अपनी खिड़कियां तोड़कर नीचे कूद गए। सेकंड्स में वो खुला प्लॉट ज़ॉम्बीज से भर गया। लिनफैन ने फ्रॉस्टॉन निकाली और उन्हें काट डाला। उनके शरीर नरम टोफू की तरह अलग हो गए। उसका सिस्टम पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ गया। मिनट्स बाद जमीन लाशों से भरी हुई थी और लिनफैन को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि ज़ॉम्बीज उसके गार्डन पर चुपके से आएंगे। पुख्ता होने के लिए लिनफैन ने पड़ोस में फिर से चिल्लाकर कहा, हे, किसी और को कोई ऑब्जेक्शन है? जब कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा तो उसे जोर से भूख लगी। उसने कुछ खाने का और माँ और बेटी से मिलने का फैसला किया। उसे पास के मार्केट में एक सॉफ्ट शेल टर्टल मिला। उन दोनों के लिए सामान छोड़ते समय उसने उनके साथ डिनर किया। औरत धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि बिना किसी वजह के कोई मदद नहीं मिलती। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति चले गए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी। लिनफैन उसकी बात समझ गया। उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और शांति से पूछा, आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? वो रुक गई, हैरान थी कि वो इतनी आसानी से क्यों मान गया। शर्माते हुए उसने धीरे से कहा, मैं अपनी बेटी के साथ आपके साथ जाना चाहती हूँ।
लिनफैन ने पलक झपकाई। उसकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। ओह, आपका मतलब है कि मेरे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होना है? श्योर, मैं आपके लिए रियल एस्टेट ऑफिस से पूछ सकता हूँ। वो औरत उसे घूरने लगी, पूरी तरह से हैरान। क्या हम एक ही भाषा बोल रहे हैं? इसी बीच सिटी के दूसरे छोर पर एक लग्जरी अपार्टमेंट टावर के ऊपर एक अधेड़ उम्र के आदमी का फोन बजा। उसका चेहरा खिल उठा। हर कॉल उसे पॉसिबल रेस्क्यू की तरह लगती थी। हेलो मिस्टर चुन, एक शांत आवाज ने कहा। मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में कॉल कर रहा हूँ जो आपने एक्सआई इन्फो रियल्टी के साथ लिस्ट की थी। क्या मैं इसे रेंट पर ले सकता हूँ? शन रुक गया, फिर कॉल काट दी। मजाक बना रहे हो? प्रैंक? बाहर देखो, दुनिया खत्म हो रही है। अपोकलिप्स बहुत तेजी से आया था। सिर्फ कॉम्प्लेक्स की सख्त सिक्योरिटी ने ही उन्हें जिंदा रखा था। कई दिनों से वो आसमान की तरफ देख रहे थे, हेलीकॉप्टर्स की उम्मीद में, पर कभी कुछ नहीं आया। जैसे ही चुनगैंग ने निराशा में लंबी सांस ली, फोन फिर बज गया। उसने दूसरी तरफ को बोलने से पहले ही गुस्से में कहा, पागल हो तुम? लिनफैन सचमुच कंफ्यूज लगा। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो बस आपकी जगह रेंट पे लेना चाहता हूँ। शिन ने फिर से फोन काट दिया, गुस्से से भरा हुआ। लिनफैन ने साई किया। यार, इस लड़के को क्या हो गया है? ठीक है, मैं फिर कॉल करता हूँ। शिन गरज उठा, उसकी नसों में खून उतर आया। तुम कमीने, क्या चाहिए तुम्हें? लिनफैन शांत रहा। मिस्टर चुन, मैं बस आपका अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता हूँ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चिन का सब्र आखिरकार टूट गया। ठीक है, तुम्हें चाहिए ले लो, मैं छत पर हूँ, फोंगजी इंटरनेशनल टावर 3। आओ और खुद आकर रेंट पर लो। आओ, अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ढूंढो। रेंटल कंफर्म होने के बाद लिनफैन जल्दी से माँ और बेटी को अलविदा कह गया। यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लीज साइन करने जा रहा हूँ। औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने पहले ही अपना दरवाजा बंद कर दिया था और चला गया था। कहीं और एक यंग आदमी चिनगैंग के पास आया। बॉस, क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। शिन ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस एक गेट। लड़का चिन को एक तरफ ले गया। उससे भूल जाओ, मेरे साथ आओ, जरूरी बिजनेस पर बात करनी है। उसने अपनी आवाज धीमी की। बॉस, मैंने हिसाब लगाया है, हमारा सामान शायद 2 हफ्ते ही चलेगा। शून्य माथा सिकोड़ा। तो तुम क्या कह रहे हो? यंग आदमी ने फुसफुसाया। हम टोटल 15 लोग हैं। वो 4 बूढ़े लोग सिर्फ बोझ हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। चुन हिचकिचाया। ऐसा खुले में करना दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। उन बुजुर्गों ने पिछले कुछ दिनों में अपना खाना बांटा था। लड़के ने मुस्कुराया। मुझ पर छोड़ दो। एक बार वो बूढ़े लोग रास्ते से हट गए तो हम एक्स्ट्रा आदमियों को भी निकाल देंगे, और औरतों को भी। जो बुरी दिखती हैं वो भी जाएंगी। शून्य सिर हिलाया। अच्छी दिखने वालियों को रखना, कम से कम वक्त गुजारने के लिए कुछ तो होगा, क्योंकि किसे पता था कि अपोकलिप्स कब खत्म होगा। रेंटल अप्रूव होने के बाद लिनफैन फोंगजी इंटरनेशनल की तरफ साइकिल चलाकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने आराम से रोड साइड से कुछ जॉम्बीज को साफ कर दिया। सर्वाइवर्स खिड़कियों और गलियों से झांक रहे थे। कुछ ने तो हेल्प के लिए इशारा भी किया, दूसरों ने ताना मारा। उन्होंने सोचा कि ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वो आखिरकार फट जाएगा। एक लंबी दूरी के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे आई हुई भीड़ चली गई थी। वो कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुका और उसे गौर से देखा। ये जगह उसके पुराने पड़ोस से कहीं ज्यादा फैंसी थी। छत पर एक ग्रुप एक साथ इकट्ठा था, कुछ अमानवीय प्लानिंग कर रहा था। बुजुर्गों का सामान छीन लो और फिर उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दो। यंगस्टर्स आपस में फुसफुसा रहे थे, पर बुजुर्ग अंधे नहीं थे। वोंग जोंग वा एक रिटायर्ड सोल्जर थे जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी। उन्होंने अपने बगल में बैठी रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर की पत्नी को तसल्ली दी। चली जाओ, हम बूढ़े हैं, सामान कम है। शायद बच्चे हमें बहुत समझते हैं, फिर भी भविष्य यंग लोगों का है। देश और सोसाइटी को उनकी जरूरत है दोबारा बनाने के लिए। पास ही बैठे झाओ आवान, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर, धीरे से हंसा। वोंग, तुमने सच में इस बात को मान लिया? वोंग ने पूछा कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है। झाओ ने सिर हिलाया। हमने अपनी जिंदगी देते हुए गुजार दी, इसके अलावा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तुम उन्हें पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। सर्वाइवल सबसे ज्यादा मायने लगती है। वोंग की पत्नी लियांग यिन ने आंखें घुमाई। हमने कई दशकों से दुख झेला है, थोड़ी और मुश्किल इसे बदल नहीं देगी। इसी बीच चुन गैंग और शियाओ बिंग ने ज्यादातर यंग लोगों को इकट्ठा कर लिया था। अब वो चारों बुजुर्गों की तरफ बढ़े। शियाओ बिंग के दिमाग में एक ज्यादा काली प्लानिंग चल रही थी। पहले बुजुर्गों को मारो, फिर एक्स्ट्रा आदमियों को, और आखिर में चुन को। तब सारा सामान और औरतें उसकी होंगी। लेकिन वोंग जोंग वू आगे बढ़ा और भीड़ से बात की। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, चिंता मत करो, हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे, और तुम्हें हमें नीचे फेंकने की जरूरत नहीं है। कुछ कामों से दाग लग जाते हैं, वो तुम्हें परेशान करते रहेंगे। हम बुजुर्ग लोग घर जाकर जो भी आएगा उसका इंतजार करेंगे। फिर भी यंग आदमियों ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें रहने नहीं दे सकते। क्या होगा अगर वो नीचे जाकर सिक्योरिटी डोर खोल देंगे? होर्ड को बुलाना बेहतर है, हमें उन्हें छत से नीचे फेंकना होगा। जैसे ही भीड़ रुकी, छत के गेट पर नॉक हुआ। बाहर से एक आवाज आई। मिस्टर चिन, क्या आप वहां हैं? मैं वो हूं जिसने कॉल किया था। क्या मैं आपका अपार्टमेंट रेंट पर ले सकता हूं? चिन ने ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अपोकलिप्स चल रहा है, अब कौन रेंट पर ले रहा है? तुम कौन हो? इससे पहले कि वो खत्म करता, 3 सेंटीमीटर मोटा मेटल का गेट धड़ाम से खुल गया। लिनफन की स्ट्रेंथ 40 हो गई थी। उसने गलती से दरवाजे पर बहुत ज्यादा जोर लगा दिया था और उसे खोल दिया था। शियाओबिंग ने झुककर चुन से एक प्लान फुसफुसाया। उसे बताओ कि वो रेंट पर है, उसे नीचे जाते हुए देखो, फिर चारों बुजुर्गों को धक्का दे दो। एक सीन बनाओ, जॉम्बीज आएंगे, वो भाग जाएगा और हम ज्यादा सेफ रहेंगे। चुन हंसा। हाँ हाँ, ये काम करेगा,
लड़का काफी चालाक और गंदा है। उसने बेपरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, जगह तुम्हारी है, अब जाओ। लिनफन को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। उसने अपनी जेब से बहुत सारा कैश निकाला। शिन ने पलक झपकाई। क्या ये लड़का बेवकूफ है? शिन ने गरजते हुए कहा। ठीक है, जितने दिन चाहो रहो, अब यहां से निकलो। जैसे ही लिनफन ने अलविदा कहा, उसने देखा कि कई बुजुर्ग छत से जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज दी। क्या आप मिस्टर जो आवान हैं? जाओ ने हैरानी से पलक झपकाई। तुम मुझे जानते हो यंग मैन? लिनफन ने उत्तेजित होकर सिर हिलाया और उसके हाथ मिलाए। मैंने आपको टीवी पर देखा है, जब विदेशी देशों ने हमारी वेपन्स टेक को ब्लॉक कर दिया था। आपने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने इसे पार किया था। आप एक राष्ट्रीय नायक हैं। जाओ हंसा। वो बहुत पहले की बात है, मेरी तारीफ मत करो। लिनफन दूसरों की तरफ मुड़ा। क्या आप सब छत से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? बाहर खतरा है। जाओ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हम रुकेंगे। सामान कम है, यंग लोगों को उन्हें मिलना चाहिए। हमने अपनी उम्र जी ली है, जो बचा है उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लिनफन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसके दिमाग में बुजुर्गों को अलग थलग करने, बुरा बर्ताव करने और मरने के लिए छोड़ देने की तस्वीरें भर गई। यहाँ तक कि चुन गैंग भी उसकी आंखों में वो लुक देखकर डन गया। ये लड़का, ये खतरनाक है। लिनफन ने धीरे से सांस ली। कृपया मेरे साथ चलिए, मेरी जगह सेफ है, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। बुजुर्गों ने धीरे से मना कर दिया। शुक्रिया बेटा, लेकिन नहीं, तुमने परवाह करके ही काफी कुछ कर दिया है। लिनफन डटा रहा। मैं स्ट्रांग हूँ, सच में, मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मेरे पड़ोस में भी एक जगह रेंट पर लेने में हेल्प करूंगा। बुजुर्गों ने ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे को देखा। जहां ने हंसी से अपनी असहजता छुपाई। ये यंग मैन, ये सबसे अलग है। लिनफन ने झाओ का हाथ पकड़ा और कहा, हिचकिचाओ मत, मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो। शिन बुजुर्गों को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शियाओगिन ने उसे रोक दिया। शियाओ ने फुसफुसाया, बॉस, उन्हें जाने दो। एक बार जब वो नीचे होंगे तो हम जॉम्बीज को उकसाएंगे। वो और बूढ़े आदमी एक साथ फट जाएंगे। ये बुजुर्ग कभी अपने देश के लिए मरने को तैयार थे। अब बुढ़ापे में उन्हें यंग लोगों ने सेफ जोन से बाहर धकेल दिया। यंग लोगों ने बुजुर्गों का सामान जमा कर लिया और नीचे फूलों के गमले फेंकना और शोर मचाना जारी रखा। उनका प्लान आसपास के अनडेड को आकर्षित करना और उन्हें बुजुर्गों को खाने देना। ओल्डर जनरेशन ने अपने जूनियर से ऐसी ठंडी बेरहमी की उम्मीद नहीं की थी। जो आदमी कभी युद्ध के मैदान में साथियों को बचाते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर हाउ लुआन ने ही कुछ गलत महसूस किया। उसने माथा सिकोड़ा। क्या तुमने नोटिस किया कि जमीन पर इतनी सारी ज़ॉम्बी लाशें क्यों हैं? क्या किसी ने उन्हें मारने का कोई तरीका इजाद कर लिया है? वोंग ने इसे टाल दिया। ऐसा कुछ इतनी जल्दी डेवलप नहीं किया जा सकता। उसने अपनी बात खत्म की और भीड़ लिनफन को देखने लगी। लिनफन असहज होकर हिला। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे उन्हें मारना पड़ा ताकि मैं सेफली छत पर आ सकूं। लेकिन बुजुर्ग लाशों को नहीं घूर रहे थे। वो हैरान थे कि उसने इतने सारे जॉम्बीज को अकेले ही साफ कर दिया। इसी बीच छत पर सर्वाइवर्स ने हर फूल का गमला फेंक दिया था जो उन्हें मिल सकता था। फिर भी एक भी जॉम्बी नहीं आया। शुन ने माथा सिकोड़ा। एक आदमी को एक तरफ धकेल दिया। मुझे देखने दो कि क्या हो रहा है। एक नजर नीचे डालते ही ठंडा पसीना उसकी पीठ पर छा गया। ये क्या बकवास है, यहाँ हर जगह जॉम्बी की लाशें क्यों हैं? तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। किनारे पर झुकने वाले आदमी को शियाओबिंग ने धक्का दे दिया। बाकी सर्वाइवर्स रुक गए जो उन्होंने अभी देखा था। लेकिन शियाओबिंग ने शांति से अपनी टाई सीधी की और कहा, क्या घूर रहे हो? अगर शोर उन्हें आकर्षित नहीं करेगा तो हम खून का इस्तेमाल करेंगे। स्मेल ज्यादा दूर तक जाती है। चिन जोर से हंसा, ताली बजाते हुए। स्मार्ट सोच है, उसने चिल्लाया, जैसे ही दूसरे लोग भी तुरंत शामिल हो गए, मुस्कुराते हुए। बुरी तरह से आदमी जमीन पर जोर से गिरा। उसका शरीर फट गया, खून हर जगह फैल गया और सड़क को लाल कर दिया। दूर के जॉम्बीज ने ताजा खून की स्मेल सूंघी और जंगली जानवरों की तरह उस जगह की तरफ दौड़ पड़े। छत पर चुन जोर से हंसा। शाबाश श्याओ, देखते हैं अब वो बेवकूफ कैसे भागते हैं। मैं उनकी चीखें सुनने का इंतजार नहीं कर सकता। जाओ जुन की पत्नी, जो कभी टीचर थी, घबरा गई। हम क्या करें? उसने चिल्लाया। लिन फैन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास कार है? वोंग ने पलक झपकाई। कार? हाँ, गैराज में पार्क की हुई है। क्यों? लिन फैन ने अपने कंधे के ऊपर से मुस्कुराया। अच्छा है, मेरी बाइक इतने लोगों को वैसे भी नहीं ले जा सकती। उस जगह तक ड्राइव करके जाओ जो मैंने तुम्हें बताई है। उसने जोड़ा, मुझे कुछ काम निपटाना है। फिर वो गेट की तरफ दौड़ा। वोंग और जो उसके पीछे चिल्लाए, तुम अभी भी यंग हो, निकलो जब तक निकल सकते हो, हम उन्हें रोकेंगे। अगर किसी को मरना है तो वो हम बूढ़े लोग होने चाहिए। उनकी पत्नियों ने उन्हें वापस खींच लिया। बस करो हीरो वाली बातें, वो लड़का कोई आम इंसान नहीं है। हम उसकी सबसे अच्छी मदद ये कर सकते हैं कि उसके रास्ते से हट जाएं। इसी बीच लिन फैन कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचा। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को बताया था, जो जॉम्बीज वर्कआउट नहीं करते उनकी स्टैमिना खराब होती है।
मैं हमेशा से तुम्हारा पकड़ने का इंतजार कर रहा था। छत पर चुन ने माथा सिकुड़ा। अजीब है, होड अभी तक अंदर नहीं घुसा, वो वहां क्यों जा रहा है? श्याओ बिंग मुस्कुराया। शायद डर के मारे बेवकूफ हो गया, और क्या। कुछ देर बाद चिन फिर हंसा। शिट, तुम सही थे, उस इडियट ने सच में गेट खोल दिया। हैं? रुको, वो फिर क्यों दौड़ रहा है? श्याओ ने कंधे उचकाए। सेंस बनती है, एक बेवकूफ भी इंस्टिंक्ट से नहीं लड़ सकता। चुन ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास दिमाग है श्याओ। लेकिन श्याओ की मुस्कुराहट रुक गई। रुको चुन, कुछ गड़बड़ है, वो हमारी तरफ दौड़ रहा है। दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। 20, वो ज़ॉम्बीज़ को सीधे हमारे पास ला रहा है, वो चीखे। नीचे ज़ॉम्बीज़ एक कारी लहर की तरह उमड़ पड़े, लिन फैन का पीछा करते हुए सीधे रेजिडेंशियल टावर में। कुछ देर बाद लिन फैन छत पर फिर से दिखा। भीड़ चीखी, ये क्या कर रहे हो? लिन फैन एक दरवाजे के पैनल के पीछे छिप गया, हमेशा की तरह शांत। क्या तुम सब ज़ॉम्बीज़ को यहां नहीं चाहते थे? बस मदद कर रहा हूं। आपका स्वागत है। सेकंड्स बाद दर्जनों ज़ॉम्बीज़ छत पर उमड़ पड़े। उनकी आंखें ताजे शिकार पर थीं। चैन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम कमीने, बिल्कुल कमीने, वो चीखा। चारों बुजुर्गों के लिनफैन की कम्युनिटी में शिफ्ट होने के बाद सब जल्द ही करीब आ गए। वो अक्सर लिनफैन और लाई मे की माँ बेटी की जोड़ी के साथ सिंपल मील्स शेयर करते थे, जिससे शांत अपार्टमेंट ब्लॉक में वापस जिंदगी आ गई। एक दोपहर फे ने नोटिस किया कि लिनफैन उसे घूर रहा है। उसने घबराहट में अपने गाल को छुआ, सोच रही थी कि उसके चेहरे पर कुछ लगा है। एक लंबे पॉज के बाद लिनफैन ने आखिरकार पूछा, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? फे ने पलक झपकाई, कंफ्यूज्ड। स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? लिनफैन ने ग्रैंडमा यांग की तरफ इशारा किया। अपोकलिप्स में भी तुम अभी भी एक बच्ची हो। अभी तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो पढ़ाई करो। ग्रैंडमा यांग पहले टीचर थी, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। मैं तुम्हारी किताबें और बैग बाद में लाऊंगा। फे ने मुंह बनाया, लेकिन दुनिया खत्म हो गई है, क्या मुझे सच में पढ़ना होगा? ली ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। स्वीटहार्ट, अपने अंकल की बात सुनो। सीखना ही वो एक चीज है जो तुम अभी कर सकती हो। लिन फैन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। तुम लोग पहले खाओ, मैं कचरा फेंकता हूं और फे का बैग ले आता हूं। फे ने नाटकीय ढंग से साई किया। अंकल, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? और ऐसे ही जो कभी शांत सनशाइन कॉम्प्लेक्स था, उसने फिर से गर्म जोश महसूस किया। अब वहां 6 नए सर्वाइवर्स का घर था। उस रात दो ज़ॉम्बी सड़क के नीचे एक 2 मंजिला ऑटो रिपेयर शॉप की तरफ लड़खड़ाए। अगले ही सेकंड में 2 तीरों ने उनकी खोपड़ी को छेद दिया, उन्हें तुरंत गिरा दिया। शूटर एक फॉर्मर हॉबीइस्ट आर्चर था, जो अब गलियों को एक एक लाश साफ करने वाला स्कैवेंजर। हालांकि शॉप के अंदर के ज़ॉम्बीज को हैंडल करना बहुत रिस्की था। बहुत ज्यादा शोर होड़ को आकर्षित कर सकता था। वो अकेला नहीं था, एक औरत और 2 आदमी उसके बगल में काम कर रहे थे। उनका खाना सिर्फ एक हफ्ते चलेगा, लेकिन कम से कम नल का पानी अभी भी चल रहा था। बाहर तो कोई ना कोई होगा जो पानी के प्लांट को चला रहा होगा। अचानक बाहर एक बहरा कर देने वाला ब्लास्ट गूंजा, जिससे आर्चर का चेहरा पीला पड़ गया। पास की बिल्डिंग से आग की लपटें निकलीं, तुरंत एरिया के हर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। शॉर्ट हेड औरत विंडो की तरफ दौड़ी, गुस्से में। कौन था वो जिसने इतना शोर मचाया? बाहर एक अकेली औरत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी, डर के मारे चीख रही थी, जैसे ही होड़ करीब आ रहा था। फिर धड़ाम, एक विशालकाय हाथ नीचे गिरा, उसे खून के तालाब में कुचल दिया। एक विशालकाय म्यूटेंट ज़ॉम्बी, लगभग 4 मीटर लंबा, वहां खड़ा था। उसका शरीर काले धुंध में लपटा हुआ, भयानक और शक्तिशाली। शॉर्ट हेड औरत के होंठ कांपने लगे। एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी, वो इवॉल्व हो सकते हैं। तभी एक गार्बेज बिन्स पेवमेंट पर घिसने की आवाज पास की गली से आई। वो रुक गई, सोच रही थी कि कोई दूसरा विशाल ज़ॉम्बी आ रहा है, लेकिन उसके बजाय लिन फैन बाहर आया। शांति से कचरे का डिब्बा ढकेल रहा था, हॉर्ड और म्यूटेंट को ऐसे गिरा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी स्ट्रेंथ हद तक पहुंच चुकी थी। उसकी स्टैमिना और स्पीड इंसानों से परे थी। जब वो गली से गुजरा, उसने गिरे हुए जाइंट की तरफ देखा तक नहीं। रिपेयर शॉप की दूसरी मंजिल पर छिपी शॉर्ट हेड औरत ने लिन फैन को पहचान लिया और फुसफुसाई, ये वही है, सच में वही है। दूसरे लड़कों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अभी मौत से बचाया गया हो। क्या मैं सही देख रहा हूं? कोई कचरे का डिब्बा ढकेल रहा है। बॉस, वो ज़ॉम्बीज़ को दूर ले गया, हम बच सकते हैं। सीन ली मे के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक के नीचे सुपरमार्केट पर कट हुआ। लिन फैन ने डिब्बे को कॉम्प्लेक्स गेट पर पार्क किया और ऊपर फे का बैकपैक और टेक्स्ट बुक्स लेने के लिए चला गया। सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल पर छिपे 4 गुंडों ने नीचे आवाज लगाई, ए क्या कर रहे हो? लिन फैन ने ऊपर देखा और शांति से जवाब दिया, कुछ चाहिए? कॉम्प्लेक्स का कचरे का डिब्बा भर गया है, मैं बस इसे फेंकने की जगह ढूंढ रहा हूँ और अपना कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस आदमी की सुनो, कचरा फेंक रहा है, क्या टैलेंट है? सिर्फ अपोकलिप्स में ही कोई कचरा ड्यूटी में स्पेशल बन सकता है। लिन फैन को ये अजीब नहीं लगा। कचरा फेंकना नॉर्मल है, अपोकलिप्स हो या ना हो, जिंदगी चलती रहती है। अगर मदद चाहिए तो बताओ,
टकले आदमी ने ताना मारा। तुम बेवकूफ, हम यहाँ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तुमने सच में पूछा कि क्या हमें हेल्प चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं चिल्लाऊं? मैं हॉर्ड को बुलाऊंगा और तुम मजे के लिए दौड़ना। लिन फैन ने टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। उसने हाथ हिलाया और अलविदा कहकर चला गया। उसकी इस छोटे से निकलने ने गुंडों की बेरहमी को और बढ़ा दिया। उन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए जॉम्बीज को ल्योर करने का प्लान बनाया कि कोई पीछा किया जा रहा है। उन्हें यकीन था कि दूसरी मंजिल सेफ है, आखिरकार जॉम्बीज उड़ तो नहीं सकते। फिर वो चार गुंडे टूटे हुए मेगाफोन्स की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी चीखें सड़क पर गूंजती हैं। वो कई मिनटों तक चिल्लाते रहे, लेकिन नीचे एक भी जॉम्बी नहीं आया। ये क्या बकवास है? जॉम्बीज कहाँ हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि ये एरिया साफ हो, वो सब गायब नहीं हो सकते। सड़क के उस पार लिनफैन एक दूसरी बिल्डिंग के गेट के पीछे खड़ा हुआ और पीछे देखा। रिलैक्स, उसने शांति से कहा। वह जल्दी यहां होंगे। इसके साथ ही वह नजर से गायब हो गया। गुंडे नाराज होकर बड़बड़ाए। बज़किल उस इडियट को मारने के लिए जॉम्बीज को भी नहीं ला पाया। अचानक जमीन कांपना शुरू हो गई। छोटे पत्थर जोर से उछलने लगे। भारी कदमों की आवाज पास में गरज रही थी। ओ शिट, कुछ आ रहा है। ये क्या आवाज है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, एक विशाल डरावना चेहरा दूसरी मंजिल की खिड़की को भर देता है। अगले ही पल तीन गुंडों को उस जायंट ज़ॉम्बी ने कुचल दिया और फाड़ दिया। इसी बीच लिनफैन पहले ही विपरीत बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुक स्टोर पर पहुंच चुका था। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है, उसे एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह कोने पर लैंडिंग तक पहुंचा। वहां एक औरत उसके सामने लटकी हुई थी, बेहोश। उसका बच्चा अभी भी जिंदा था। फिर भी उसने अपनी जान लेने का फैसला किया था। उसने अपने बच्चे के जीने का आखिरी मौका छोड़ दिया था। बच्चे का रोना जारी था, लेकिन वो कमजोर होता जा रहा था, लगभग शांति में खो सा रहा था। लिन फैन ने धीरे से बच्चे को मरी हुई औरत की बाहों से निकाला। उसके गर्म हाथ कमजोर रोने को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसे बच्चे के कंबल में कुछ महसूस हुआ। एक छोटी डायरी। उसमें लिखा था, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई खाना नहीं। मैं कमजोर हो रही हूं। मैं जानती हूं कि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिकूंगी। मैंने मुर्दों को ज़ॉम्बीज में बदलते देखा है। मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जब तक मैं साफ सोच सकती हूं, मुझे वो करना होगा जो जरूरी है। मैं उसे काटने से डरती हूं, इसलिए मैं अपने दांत तोड़ देती हूं और अपने मुंह को टेप से लपेट लेती हूं। इस तरह एक ज़ॉम्बी होने पर भी मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगी। मेरे बच्चे का नाम मिंग मिंग है। अगर किसी को यह मिले तो कृपया उसे जिंदा रहने दें, और अगर आप नहीं कर सकते तो कृपया उसे बाहर मत छोड़ना। मैं नहीं चाहती कि उसे खाया जाए। लिन फैन ने धीरे से सांस ली। आराम से रहो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही वह बोला, एक बास्केटबॉल अजीब तरीके से उसके पैरों तक लुढ़कता हुआ आया। एक सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी जो परेशान करने वाले तरीके से गारफील्ड जैसा दिख रहा था, सीधे उस पर झपटा। यह उससे पहले मिले किसी भी ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा तेज था। लिनफैन ने फ्रॉस्टॉन निकाली। हैरान था ऐसा मॉन्स्टर यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है जबकि बच्चा अभी भी जिंदा है। तभी उसे समझ आया, यह क्रीचर इंतजार कर रहा था, बच्चे को बेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि हेल्प करने के लिए दिल रखने वाले इंसान को शिकार कर सके। इस सोच के साथ लिनफैन ने फ्रॉस्टॉन घुमाई और इवॉल्व्ड स्पीड टाइप ज़ॉम्बी को ठीक बीच में से दो टुकड़ों में काट दिया। सिस्टम की घंटी बजी, +3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। यह वाला अलग था। इसमें साफ तौर पर कुछ इंटेलिजेंस थी। बाकी सब ज़ॉम्बीज जो उसे अब तक मिले थे, वो बिल्कुल ब्रेन डेड थे। क्रीचर के बचे हुए हिस्से से एक लाल क्रिस्टल निकलता है। हल्की चमक के साथ लिनफैन ने पलक झपकाई, खुद से बुड़बुड़ाते हुए। जरूर कोई बुकवर्म ज़ॉम्बी रहा होगा। शायद इस बुक स्टोर में खूब पढ़ाई की होगी। लगता है ये सच है। पावर ऑफ स्मार्टनेस। वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं फे के लिए कुछ वर्कबुक्स और एग्जाम पेपर्स ले लेता हूँ। वह पढ़ने वाली टाइप लगती है। जब वह इन्हें देखेगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इसी बीच एक दूर डेजर्ट बेस के बहुत नीचे एक प्रोफेसर एक सील्ड लाल क्रिस्टल को आंखें फाड़े देख रहा था। आप कह रहे हैं कि ये एक ज़ॉम्बी की खोपड़ी के अंदर से निकला? एक फीमेल ऑफिसर ने सैल्यूट किया। हाँ सर, स्पेसिमेन अनयूजुअल था, इसलिए हमने इसका डाइसेक्शन किया और इस क्रिस्टल को उसके दिमाग के अंदर पाया। मुझे सब कुछ बताओ, प्रोफेसर ने जोर दिया। पहली गोली शियोंग नैन ने चलाई थी, स्नाइपर राइफल सीधे हेडशॉट, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं मरा। इसके बजाय वह तेजी से बेस की तरफ दौड़ा। वह फायरिंग करता रहा, हर राउंड सर पर लगा। वह आखिरकार तभी गिरा जब उसकी खोपड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इससे पहले हर ज़ॉम्बी जो हमने देखा था, सिर में एक सिंपल स्टैब से मारा जा सकता था, लेकिन इसको हाई कैलिबर राउंड्स भी खत्म नहीं कर पाए। ये समझाने से परे है। प्रोफेसर गहरी सोच में डूब गया। ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इस तरह क्यों? इतने स्ट्रॉन्ग कि एक हेडशॉट भी उन्हें मार नहीं सकता। वो डीमंस में बदल रहे हैं। इस वक्त चाइना में सिर्फ दो बेसेस ही कांटेक्ट में हैं, ड्रैगन पैलेस और गैलेक्सी बेस। उसने साई किया। लेकिन अनडेड के अभी भी इवॉल्व होते रहने से क्या हम सच में दुनिया के बचे हुए हिस्से को बचा सकते हैं? फीमेल ऑफिसर हिचकिचाई, थोड़ा शर्माते हुए।
सर, मेरे पास एक आइडिया है। ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, लेकिन मैं ज़ॉम्बी नॉवेल्स पढ़ती थी। उन कहानियों में ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में क्रिस्टल्स होते हैं, इवोल्यूशन के लिए मटीरियल्स। इंसान जो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, वो क्रिस्टल की एनर्जी अब्सॉर्ब करके और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, यहाँ तक कि सुपर ह्यूमन। शायद ये क्रिस्टल भी वही है। प्रोफेसर पूरी तरह से उलझा हुआ दिखा। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई नॉवेल नहीं पढ़ी थी। सिर्फ ज़ॉम्बी फिक्शन सुनकर ही उसके चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान छा गया। इसी बीच लिन फान बचाए हुए बच्चे को लेकर शांति से बुक स्टोर से बाहर निकला। सड़क पर उसकी आरामदायक चाल ऊपर से देख रही एक औरत का ध्यान खींचती है। उसका नाम सुशाशा था, जो कभी फ्रीली लॉलिटा ड्रेसेस में बेकिंग वीडियोस के लिए पॉपुलर केक इन्फ्लुएंसर थी। अचानक लिन फान ने ठीक उसकी खिड़की की तरफ देखा। चौंक कर सुशाशा ने अपना मुंह ढक लिया और लेज की नीचे झुक गई। शिट! उसने इधर देखा। क्या उसने मुझे देखा? लिन फान ने कांच के पार एक हल्की परछाई को चमकते हुए देखा। एक सर्वाइवर, उसने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो और सोच पाता, पास के पुलिस स्टेशन के सामने एक कार जोर से रुकी। ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है, 4 आदमी कार से उतरे। हैंसर अंडरवर्ल्ड के गुंडे। लिन फान ने उन्हें आराम से हाथ हिलाया। दूर से भी वह उनसे चिपके खून की तेज बदबू को सूंघ सकता था। बस कट आदमी रुक गया। ये क्या बकवास है? यहाँ अभी भी कोई जिंदा है? पर्म्ड हेयर वाले आदमी ने फुसफुसाया। क्या हमें उसे मार देना चाहिए? बन वाले आदमी ने सिर हिलाया। मत करो, हम बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। याद रखो, हम यहाँ बॉस के ऑर्डर्स पर आए हैं। मोटे आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हम बॉस को वो चीज नहीं ढूंढ पाए जो वह चाहता है, तो वह हमारी चमड़ी उबाल देगा। इसी बीच कार में बैठा टकला आदमी लिन फैन को ठंडे तरीके से घूर रहा था। सोच रहा था कि वह भाग भी नहीं रहा। एक बार जब लड़के वो बंदूकें ले आएंगे, तो मैं उसे बम्पर से बांध दूंगा और ज़ॉम्बीज़ को उसे फाड़ने दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह यह सोच पूरी कर पाता, लिन फैन का चेहरा ठीक खिड़की के बाहर दिखा, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। लिन फैन ने उसकी आंखों में देखा। उसका लहजा शांत लेकिन तेज था। तो तुम लोग यहाँ असल में क्या कर रहे हो? टकला आदमी लगभग चीख उठा। ये क्या बकवास है? वो अभी एक सेकंड पहले सड़क के उस पार नहीं था। उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर गए 4 आदमी चुराई हुई बंदूकें लेकर वापस आए। हे, वो लड़का अभी भी यहाँ क्यों है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? टकले आदमी ने बुदबुदाया। तो क्या तुमने बॉस का सामान ढूंढ लिया या नहीं? बसकट आदमी ने ताना मारा। ऑफ कोर्स, हम यहाँ और क्यों हैं? इस हॉल के साथ हम सेट हो जाएंगे। पर्म वाले आदमी ने लिन फैन को देखा। लड़का अकेला सड़क पर चल रहा है। तुम जिंदा कैसे हो? लिन फैन ने शांति से जवाब दिया। जब मैं ज़ॉम्बीज़ से मिलता हूँ, मैं उनसे बात करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो फेल हो जाता है, तो मैं अपना बचाव करता हूँ। एक बार घुमाया, वह गायब। पर्म वाला आदमी पलक झपकाए। क्या ये सच कह रहा है? ये क्या बोल रहा है? बस कट आदमी गुस्से में बोला। उसने एक पिस्तौल निकाली और लिन फैन पर तान दी। क्या तुम्हें पता है इसकी क्या कीमत है? लिन फैन नहीं हिचकिचाया। तो तुम चारों पुलिस स्टेशन में बंदूकें चुराने गए, हाँ? टकला आदमी ने ताना मारा। तुम पागल हो, अपोकलिप्स चल रहा है। ऑफ कोर्स, हमने चुराया। हमने ऐसे काम किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसने अपना सेंटेंस कभी पूरा नहीं किया। एक रोशनी की लकीर आई और उसका हाथ पलक झपकते ही उसके शरीर से अलग हो गया। लिन फैन ने सूखी माफी मांगी। सॉरी, मुझे सेल्फ डिफेंस में ज़ॉम्बीज़ को काटने की आदत है। एक पल के लिए मैं भूल गया था कि तुम इंसान हो। इस सीन ने सबको शॉक कर दिया। बन वाले आदमी ने घबराहट में अपनी बंदूक टटोली। इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, लिन फैन ने उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। आखिरी के 2 आदमी डर के रुक गए। वह इतनी तेजी से हिला कि दिखा ही नहीं। क्या वह इंसान भी है? कार से टकले आदमी ने चिल्लाया। तुम गधो, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, अभी अंदर आओ। यकीनन हर सड़क के कोने से गले की चीखें गूंजी। अनडेड की एक बाढ़ कार की तरफ दौड़ी जैसे पागल कुत्तों का झुंड। टकले आदमी ने गैस पेडल को जोर से दबाया, पीछे देखे बिना तेजी से निकल गया। तुम मर गए बच्चे, बॉस ये पक्का करेगा। छोड़े गए दोनों आदमी उसके पीछे चिल्लाए। तुम कमीने, हम अभी भी यहाँ हैं, अपनी गांड वापस लाओ। लिन फैन ने अपनी तलवार वापस डाल दी, साय करते हुए। देखो, यहाँ तक कि एंथुजियास्टिक ज़ॉम्बीज़ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह अपना सिविक ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों आदमी घूर रहे थे, इतने डरे हुए थे कि बोल नहीं पा रहे थे। सिविक माइंडेड ज़ॉम्बीज़ भाई, वह इसलिए आए क्योंकि तुमने लोगों को मारा। लिन फैन झुका, फिर हल्के से पास की दूसरी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गया। उसके करंट स्टैट्स के साथ पार्कूर लगभग आम बात थी। आदमी उसकी पीछे हटती हुई फिगर को हैरानी से देखते रहे। दुनिया का कोई एथलीट इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी होड एक जिंदा लहर की तरह उन पर टूट पड़ा। उनकी चीखें छोटी सी थी, जल्दी ही फटते हुए मांस की आवाज में डूब गईं। बाहर के इस कियोस्क ने सू शाशा, केक इन्फ्लुएंसर, का ध्यान खींच लिया। इतने सारे ज़ॉम्बीज़? मुझे बताओ मत कि जो लड़का पहले घूम रहा था वो उन्हें यहाँ लाया। वो क्या सोच रहा था? बाहर तो आत्महत्या है, वो अब तक मर चुका होगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सोच पूरी कर पाती, लिन फैन का चेहरा अचानक उसकी खिड़की के ठीक बाहर दिखा। वो डर से जमीन पर गिर गई, कांपते हुए। रुको, ये दूसरी मंजिल है, उसका चेहरा बाहर कैसे है? आउटडोर एसी यूनिट पर खड़े होकर लिन फैन ने सोचा कि वो अपोकलिप्स से ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है। वो बहुत डरी हुई है। मुझे उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम देना चाहिए।
मैं हर दिन उसकी खिड़की पर आऊंगा। उसने सच्चे दिल से सोचा। मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा, उसे नम्रता दिखाऊंगा। वो जान जाएगी कि मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। इसी बीच सुशाशा ने पहले ही एक फ्रूट नाइफ पकड़ ली थी। ओह नहीं, उसने मुझे देख लिया। मैं क्या करूं? मैं भाग नहीं सकती। वो दूसरे सर्वाइवर्स को अलर्ट कर देगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं पकड़ने दूंगी। अगर मैं उससे नहीं लड़ सकती तो मैं खुद को पहले मार दूंगी। उसे खेलने के लिए गर्म शरीर नहीं मिलेगा। उसी समय होंगरे के लग्जूरियस हिलसाइड मैंशन के अंदर टकला गुंडा दरवाजे से अंदर घुसा। पूरे चेहरे पर घबराहट थी। बॉस, मुश्किल हो गई है। चेहरे पर दाग वाले आदमी ने सिगार फूंका, मत्था सिकोड़ते हुए। मुश्किल? तुम 5 लोग बाहर गए और सिर्फ तुम वापस आए। टकले आदमी ने अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताया। बॉस, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां छाया में एक और ग्रुप छुपा हुआ था। जिस पल हमने बंदूकें ढूंढी, उन्होंने जॉम्बीज को सीधे हमारी तरफ ल्योर कर दिया। टकला आदमी हिचकिचाया। मैंने लड़कों को कार में घुसने को कहा, लेकिन बहुत ज्यादा जॉम्बीज थे। सड़क ब्लॉक थी। मेरे पास अंदर से ड्राइव करके निकलने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो घबरा रहा था। मैं बॉस को ये नहीं बता सकता कि सिर्फ एक लड़का था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और होड़ दिखते ही भाग गया। उसने घबराहट में अपने बॉस की तरफ देखा। वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? ओह शिट, ये मुझे मारने वाले हैं। ये आदमी नंगे हाथों से ईंट तोड़ सकता है। हेल, उसने एक बार थप्पड़ से पत्थर तोड़ दिया था। वांग देफू ने आखिरकार ऊपर देखा। जलते हुए सिगार को टकले आदमी के माथे पर दबा दिया। तुम बाहर क्यों नहीं मरे? टकला आदमी कहाँ पुता, चीखने से बचने के लिए अपनी जुबान काट ली। वो जानता था कि अगर उसने आवाज निकाली तो बॉस का गुस्सा उसे खत्म कर देगा। जब सिगार बुझ गया तो उसने तरस भरी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। बॉस, मैं बस आपके लिए ड्राइव करना चाहता था, बस यही। वोंग डेफो ने गुस्से में सिसकारी ली, लेकिन इतना गुस्सा नहीं था कि उसे मार दे। उसने सिगार को झटक दिया। दफा हो जाओ। वोंग डेफो पीछे झुका। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने पूरे विला कॉम्प्लेक्स को अपना बेस बनाने का प्लान किया था, धीरे धीरे आगे बढ़ना। लेकिन अब लगता था कि हैंगरे में एक और टीम के पास वही आइडिया था और बंदूकें चुराने के लिए पुलिस स्टेशन पर रेड करने की काफी हिम्मत थी। लगता है मुझे पहले स्ट्राइक करना होगा, उसने बुदबुदाया। अगली सुबह योंगवोंग कम्युनिटी पर धूप पड़ रही थी। ओल्ड मिसेस सुगवान गार्डन में घुटने टेककर लिनफैन द्वारा लाए गए बीज बो रही थीं। इसी बीच मिस्टर जाओ आउन और मिस्टर वोंग जैंगवो जॉम्बीज को बाहर रखने के लिए गेट्स और एग्जिट्स को लकड़ी के तख्तों से मजबूत कर रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंडमा यांग छोटी फेई फेई को पढ़ा रही थीं। धैर्य से उसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक करके समझा रही थी। फे ने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा किया तो देखा कि टेबल पर अचानक से और टेक्स्ट बुक्स रखी हैं। लिनफैन गर्व से मुस्कुराया। मैं जानता था तुम एक मेहनती बच्ची हो। ये तुम्हारे लिए कल रात को लाया था। लेकिन फे की आंखें पहले ही आंसुओं से भरी हुई थीं, किसी भी पल बहने को तैयार थीं। इससे पहले कि वो बोल पाती, लिनफैन के बाहों में बच्चा जोर से रोने लगा। लिमे चौंक गई। तुम्हें ये बच्चा कहाँ मिला? लिनफैन हिचकिचाया। ग्रैंडमा सू पहले आर्मी मेडिक थी, चलो पहले उन्हें दिखाते हैं। बच्चे का रोना सुनकर ग्रैंडमा सू आंगन से दौड़ती हुई आई। जल्दी इसे यहाँ लाओ। चेक करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि तुमने उसे सही समय पर ढूंढ लिया। कुछ मिनट्स और तो वो नहीं बच पाती, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसका शरीर कमजोर है। उसके बॉटम पर रैशेज इन्फेक्ट हो गए हैं और कई छोटे घाव हैं। उसे ध्यान से देखभाल की जरूरत होगी। लिनफैन, उसका नाम क्या है? उसकी माँ की डायरी में बस एक चीज का जिक्र था, बच्चे का नाम मिंगमिंग है। तो उसे तुम्हारा सरनेम लेने दो, लिन मिंगमिंग, ग्रैंडमा सू ने सजेस्ट किया। लेकिन लिनफैन ने सिर हिला दिया। नहीं, सिर्फ मिंगमिंग। जब वो बड़ी होगी मैं उसे उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लीमे ने नोटिस किया कि लिनफैन को बच्चा पकड़ने में मुश्किल हो रही है और मदद करने का फैसला किया। मुझे उसकी देखभाल करने दो, तुम्हारे पास पहले ही बहुत काम है। लिनफैन आभार से मुस्कुराया। तो शिफ्ट्स बांट लेते हैं, तुम दिन का समय संभालो, मैं रातें लूंगा। जैसे ही उन्होंने बच्चे की सिचुएशन सेटल की, ग्रैंडपा शाह और ग्रैंडपा वोंग अचानक गेट से चिल्लाए। उनकी आवाजों में घबराहट थी। लिनफैन, जल्दी इधर आओ, कुछ गड़बड़ है, सड़क पर ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रहे हैं। लिनफैन ने मत्था सिकोड़ा। ये अजीब है, मैं वापस आते समय उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका था। मुझे बताओ मत कि ज़ॉम्बीज ने इंटेलिजेंस इवॉल्व करना शुरू कर दिया है।